एवरीवन, यू आर वाचिंग बिस्तक। मैं आपके साथ तनीषा। आप देख रहे हैं हमारा फायदे के फंड का स्पेशल शो। और आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी सर। सर, मार्केट जो है इस समय बहुत तूफानी पर चल रही है। एज वी ऑल नो कि ऑल टाइम हाई पे हम पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ हमारे इस नए जो शो हमारा ये चलता है उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि अपने इन्वेस्टर्स तक म्यूचुअल फंड, एसआईपी और उनकी जेब से रिलेटेड रिलेटेड सारी चीजों पर बात कर सकें, जिससे अगर कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो सके। तो सर, मेरा पहला सवाल जो रहेगा आपसे यही रहेगा मार्केट आउटलुक को लेकर ही, कि कैसा लग रहा है आपको बाजार? क्या ट्रिगर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो मार्केट जो है एक अच्छे ग्रोथ पे है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जो आगे चल के डिसाइड करेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन किधर जाएगा। लेट्स से अभी जिस तरह की कॉरपोरेट अर्निंग्स होंगी, हम्म। कॉरपोरेट अर्निंग्स अच्छी हुई है। जो नतीजे आए हैं अभी, और आगे चल के भी अगर कॉरपोरेट अर्निंग्स अच्छी होती हैं तो मार्केट रैली को बढ़ावा दे सकती हैं। कंजम्पशन थीम जो है वो अच्छा वर्क कर रहा है, तो कंजम्पशन कैसा रहता है, कंजम्पशन लेड स्टोरी है। फिस्कल स्टिमुलस से जो बेनिफिट होगा, अगर वो कंजम्पशन को बढ़ावा देता है तो वो एक ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा रेट कट का भी सिनेरियो जो है हम देख रहे हैं। वो भी एक ट्रिगर होगा मार्केट के लिए, कैसा आगे मार्केट परफॉर्म करता है। और तो ये इंडियन फैक्टर्स हैं। ग्लोबल फैक्टर्स भी कुछ ऐसे होंगे जो इसमें अच्छा रोल प्ले करेंगे। फॉर एग्जांपल, यूएस का जो टैरिफ को लेके जो यूएस कोर्ट में जो केस चल रहा है, तो उसका क्या डिसीजन होता है, उसका भी एक बड़ा फैक्टर है जो इंडिया के मार्केट्स पे इम्पैक्ट कर सकता है। सो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो आगे चल के डिसाइड करेंगे कि मार्केट का क्या डायरेक्शन होगा। सर, अभी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चीजें भी चल रही हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी, ट्रेड पर भी कोई बात नहीं हुई है। तो आपको लगता है कि उसके हिसाब से भी जो भी ट्रेड डील इंडिया की होगी आगे जाकर, जिसके बारे में बहुत बार चर्चा होती है पर वो हो ही नहीं रही है, इट्स बिकमिंग लाइक अ बबल जो फूलता है लेकिन विदाउट एनीथिंग इट गेट एक्सप्लोडेड। तो सर, आपको लगता है कि जो ट्रेड डील भी हमारी होगी तो उससे भी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो पर असर जरूर पड़ने को दिखेगा हमें? देखिए, ट्रेड डील का इम्पैक्ट जरूर होगा। क्यों, ट्रेड डील किस लिमिट तक होती है, उसमें भारत को क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या भारत नहीं करता है, हम्म। किस स्टेज पे जाके वो एग्रीमेंट होता है। और हम्म। जो भी ट्रेड डील होगी, उसका इम्पैक्ट जो है वो जरूर किसी ना किसी सेक्टर पर पड़ेगा। अगर टैरिफ इंक्रीज होते हैं तो उसका भी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर इम्पैक्ट होगा। तो ट्रेड डील का इम्पैक्ट जरूर मार्केट में होगा, बट मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म रिएक्शंस होंगे जो मार्केट के होंगे। ओवर द लॉन्गर पीरियड इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको इंडियन मार्केट जो है वो भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। सर, मार्केट में जो शेयर बाजार है इस समय मिड कैप स्टॉक्स की जो है बैंड बजी हुई है सर। बुरी तरीके से वो टूट रहे हैं। मिड कैप फंड्स के लिए सिचुएशन में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मिड कैप ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका वैल्यूएशन एक बड़ा फैक्टर होता है। और जब भी रैली आती है मिड कैप में, और खासकर हमने पिछले कुछ सालों में देखा एक बड़ी अच्छी रैली आई, लेकिन उसके बाद जो है वैल्यूएशन फिर अपना रोल प्ले करता है कि क्या मिड कैप स्टॉक्स अब जो इतनी रैली हो गई है, क्या वाकई में जो खरीदने का उनका प्राइस है, क्या वाकई में वो वैल्यू करता है। तो आई थिंक अभी को लेके जो सिनेरियो चल रहा है वो मिड कैप स्टॉक्स में वैल्यूएशन को लेके है। और आई थिंक ये कंसर्न अभी बना रहेगा जहां तक मिड कैप की बात है। बट जैसा मैंने कहा कि ये सब वो शॉर्ट टर्म रिएक्शंस हैं जो किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए एक साइकिल के फेस में आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये चीजें एड्रेस होंगी तो आप दोबारा से जो है मार्केट्स में इन्हीं स्टॉक्स को या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को आप जो है अच्छा करते हुए देखते हैं। हम्म। सर, हमारे जो निवेशक हैं चाहे वो पुराने या फिर नए, वो बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। सबके मन में एक कॉमन सवाल है जो आता ही जा रहा है। एज वी नो कि मार्केट ने कल ही अपना ऑल टाइम लाइक 27 नवंबर को अपना ऑल टाइम हाई बनाया। निफ्टी ने रिकॉर्ड बनाया, 26,000 अंक से ऊपर गया। और ऐसे में जिस तरीके से शेयर बाजार ने अपनी रफ्तार पकड़ी हुई है, ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। हमने एसआईपी तो कर रखी है। अब सवाल ये है लोगों का कि मार्केट ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड भी बना रहा है लेकिन पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। मार्केट इज राइजिंग बट नॉट द मनी पार्ट। सो सर, इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, हम सेंसेक्स या इंडेक्स को हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं जो हमारा पोर्टफोलियो है। जरूरी नहीं है कि अगर आपका इंडेक्स अगर बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, उसमें सभी हम्म। स्टॉक्स जो हैं वो सभी अपराइजिंग है। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी मिलेंगे जो शायद नहीं अच्छा परफॉर्म कर हम्म। रहे हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी मिलेंगे जो उतना परफॉर्म नहीं किए हैं जितना एक पर्टिकुलर सेक्टर ने परफॉर्म किया है, एक पर्टिकुलर स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है। हम्म। तो जब एक इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रिटर्न मैटर करता है रेदर देन इंडेक्स। अब इंडेक्स को हम लेते हैं तो अगर सेंसेक्स को लेंगे तो कंप्राइजेज ऑफ 30 स्टॉक्स, निफ्टी को लेंगे तो कंप्राइज ऑफ 50 स्टॉक्स। वहीं आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स वेरिएंट बिल्कुल अलग हो सकता है और हम्म। डिफरेंट कैटेगरीज के स्टॉक्स हो सकते हैं। और इक्विटी मार्केट्स का अगर हम ओवरऑल की बात करें तो उसमें 1000 ऑफ स्टॉक्स अवेलेबल है। तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत कुछ मैटर करता है कि आपका पोर्टफोलियो किस कैटेगरी के स्टॉक से बना हुआ है, और वो डिसाइड करता है कि आपके पोर्टफोलियो में कितना रिटर्न मिलेगा। हम्म। सर, मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि जो बाजार में स्टॉक्स या फिर फंड्स होते हैं उनको चुनते समय क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए एक इन्वेस्टर को, एक निवेशक को। सर, ये दो टर्म्स में बताइएगा कि जो अभी नए नए निवेशक हैं, जो अभी नए नए इन्वेस्टिंग में घुसे हैं, उनको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म से करते आ रहे हैं उनको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, और दोनों को लमसम क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। बेसिकली तीन सवाल मेरे हो गए एक ही सवाल में। और डिफेंसिव हो जाए, एग्रेसिव हो जाए, क्या करना चाहिए सर? देखिए, जो नए इन्वेस्टर्स हैं सबसे पहले तो उनके लिए कि नए इन्वेस्टर्स को क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहली बात तो ये कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या बोलता है, आपका इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हैं तो कंजर्वेटिव लेकिन आप एग्रेसिव हो जाते हैं जब आप फंड का सिलेक्शन करते हैं। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपके रिस्क एपेटाइट को मैच करना चाहिए। और दूसरा, किसी भी नए निवेशक के लिए बेहतर है कि आप जो है एक पर्टिकुलर थीम, पर्टिकुलर सेक्टर, वहां पे हाई रिस्क कैटेगरी में ना जाके एक डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में अगर आप जाएं तो एक नए निवेशक के लिए अच्छा होता है। वो जो डाइवर्सिफिकेशन है या वो जो स्टॉक्स के अंदर जो डाइवर्सिफाई करना है वो आप फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दें, रेदर हम्म। देन जो है वो आप जो है या तो इंडेक्स है या फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरीज होती है, वहां पे जो है एक शुरुआत हो। उसमें क्या होता है कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता लगता है कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्या रिटर्न आता है, और कितना वोलेटाइल हो सकता है कोई पर्टिकुलर फंड। और उसके बाद आप धीरे धीरे करके दूसरी कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। तो नए निवेशक के लिए बहुत जरूरी है कि शुरुआत आपकी अच्छी होनी चाहिए और ज्यादातर उन कैटेगरीज से शुरुआत करें जो अपने आप में डाइवर्सिफाइड होती हैं। जहां तक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की बात है, पहली बात, पैनिक नहीं होना है। आपको ये नहीं दे आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है तो आप ये नहीं देखना है कि शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट में कुछ रिएक्शन आ रहा है तो मेरे पोर्टफोलियो पे कितना असर पड़ रहा है, क्या ये सही है या नहीं है। ये साइकिल्स हैं जो आएंगी। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए उसको हो सकता है 2-3 साइकिल उसको अपने जीवन में देखने को मिलेंगी, जो भी उसका इन्वेस्टमेंट जर्नी है। तो हम्म। पहली बात तो पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात, अपने एसेट एलोकेशन को हमेशा रिव्यू करते रहिए। ये देखते रहिए कि आपका एसेट एलोकेशन कैसे वर्क कर रहा है, उस एसेट एलोकेशन में कोई फेर बदल करने की जरूरत है। अगर आपके बहुत सारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एक एसेट एलोकेशन लेके चला होगा और हो सकता है इक्विटी अब उनका जो है बहुत ही ओवर परफॉर्म कर रहा हो, मतलब ओवर एलोकेशन में दिख गया हो, तो एसेट एलोकेशन को उनको रीबैलेंस करने की जरूरत है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है ऐसे समय में। जी सर। और सर, अगर आप दोनों को मतलब एक साथ मर्ज करके कोई एक कॉमन टिप अगर देना चाहेंगे, ऐसे में क्या देना चाहेंगे सर? देखिए, आपको अगर निवेश करना है, पहली बात तो निवेश का कोई ऐसा समय नहीं होता कि आज निवेश करना चाहिए ये हम्म। अच्छा है या मैं वेट करूं कल करें। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको आज भी निवेश शुरू करना चाहिए। हम्म। दूसरा, अपने इन्वेस्टमेंट को आप स्टैगर करके चल सकते हैं। अगर आप लमसम भी करते हैं तो उसको एसटीपी के जरिए जो है स्टैगर कर सकते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन है जो कर सकते हैं। और तीसरा, एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी पे फोकस होना चाहिए। ये आप जो है एक पर्टिकुलर थीम, पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर एसेट क्लास पे ओवर इन्वेस्टमेंट ना करें। आप अपने रिस्क एपेटाइट को जरूर देखें और ये देखें कि आपका एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी अच्छी हो। जी सर। तो मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा सर, यूनियन बजट भी आने वाला है, बस कुछ महीनों की बात है, उसका टाइम भी करीब आ गया है। इस समय शेयर बाजार में सरकारी स्टॉक्स में मूव आता है सर जब यूनियन बजट आने वाला होता है। पीएसयू फंड्स अभी कैसे निकले, आपको कैसे लग रहे हैं कि क्या ये 2-3 महीने में जब तक बजट आएगा अभी, तो कैसा रहने वाला है माहौल? क्या उसके अंदर देखिए, निवेशकों को जहां इन्वेस्ट तक करना जहां चाहिए? तक पीएसयू की बात है तो रैली आती है हम्म। बजट के आसपास। तो हम देखते हैं काफी हम्म। स्टॉक्स में
या काफी पर्टिकुलर सेक्टर्स में आपको रैली दिखाई देती है, एक्सपेक्टेशन के ऊपर बिल्ट अप हो जाती है रैली कि क्या होने वाला है, किस तरह के परफॉर्मेंस होने वाली है। बट मुझे लगता है कि इस शॉर्ट टर्म रैली से ज्यादा अच्छा होता है कि आप फंडामेंटल्स पे ज्यादा ध्यान दें एक इन्वेस्टर्स। बजट के अराउंड आपको बहुत रैली मिलेंगी देखने को, बजट के बाद आपको रैली देखने को मिलेगी बजट के रिएक्शंस के ऊपर। तो ये वो शॉर्ट टर्म रैलीज हैं जिसपे इन्वेस्टर्स जो है कभी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब आज के टाइम पे हो सकता है पीएसयू अट्रैक्ट हो रखा हो, पता लगा बजट में, जो बजट के बाद कोई और सेक्टर जो है आपका सडनली अट्रैक्टिव हो गया, बजट के अंदर कुछ ऐसा प्रोविजन आया। तो ये जो रैलीज हैं ये चेंज होती रहती हैं बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन। आपको फंडामेंटल्स को देख के चलना है कि अगर पीएसयू में कुछ अच्छा हो रहा है तो वाकई में क्या फंडामेंटली कुछ अच्छा हो रहा है पीएसयू के अंदर, क्या इतने स्ट्रांग हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म सिनेरियो क्या होगा। तो आई थिंक ये सब फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत डाइवर्सिफिकेशन है इसमें, बहुत तरीके हैं, आपको क्या लगता है कौन सा सबसे बेस्ट और सेफेस्ट वे निकलेगा, इफ यू टॉक कि कौन सा बेस्ट वे है टू इन्वेस्ट इन व्हाट फॉर द इन्वेस्टर्स? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर मैं कहूँ कि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन एसेट एलोकेशन होगा। एसेट ओके। एलोकेशन में आप डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट एसेट क्लासेस को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इक्विटी भी आपके पोर्टफोलियो में आ गया, डेट भी आपके पोर्टफोलियो में आ गया, गोल्ड भी आपके पोर्टफोलियो में आ गया। हम्म। तो जब आप एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो हम्म। हर एसेट क्लास की एक रैली होती है, डिफरेंट टाइम्स पे वो रैली होती है। तो होता क्या है कि कल को मान लीजिए अगर इक्विटी मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन आपका गोल्ड परफॉर्म कर रहा है, या जो है आपका डेट परफॉर्म कर रहा है, हम ऐसे सिनेरियो में चले जाते हैं, तो आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो एक कंसिस्टेंसी पे चला जाता है। हम्म। तो एसेट एलोकेशन, किसी भी समय में एसेट एलोकेशन जो स्ट्रैटेजी होती है, मेरा मानना है कि बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप डिफरेंट एसेट क्लासेस को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। वरना क्या होता है, आपने इक्विटी में एक्सपोजर ले लिया, लेकिन जैसे अभी पिछले एक साल में हमने गोल्ड के अंदर इतनी बढ़िया रैली देखी, तो सडनली इन्वेस्टर्स को लगने लगता है कि शायद ये भी मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, या मैं भी इस रैली का हिस्सा बनूं। तो कैसे आप, एग्जैक्टली। अब टाइम तो नहीं पता इन्वेस्टर्स को कब आएगी, तो कैसे आप हिस्सा बन सकते हैं, वो है एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी से। सर, आपने जैसे भी गोल्ड की बात की, मेरा अगला सवाल उससे ही रिलेटेबल है। पिछले 5-6 महीनों में सर गोल्ड सिल्वर फंड्स में भारी इन्फ्लो आया है। एयूएम 1 लाख करोड़ के पार गया है, लेकिन फिर कीमतें नीचे आने लगी है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए अब क्या तरीका अपनाना चाहिए इन्वेस्टर्स को? देखिए, गोल्ड को आप कंसीडर करिए एज अ डाइवर्सिफिकेशन, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन की तरह यूज होता है गोल्ड। तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन की तरह लीजिए, और अपने पोर्टफोलियो में 5, 10, 15% का हिस्सा जो है आप ऐसे एसेट क्लास में रख सकते हैं। हम्म। ये जो रैली है, जैसा मैंने कहा, शॉर्ट टर्म रैली है। अब ये रैली क्या कंटिन्यू रहती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। क्या अनसर्टेन एनवायरनमेंट रहता है, किस तरह जो है यूएस की ट्रेड डील किस तरह वर्क करती है। तो अभी ट्रम्प का जो है पहला साल ही है, और आगे 4 साल और हैं। तो अभी जो है उस पूरे सिनेरियो में और क्या डिसीजंस होता है, तो गोल्ड की रैली बहुत कुछ इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो कोई भी कमोडिटी जैसे गोल्ड है, इसका जो हिस्सा है वो आपके पोर्टफोलियो में एक परमानेंट हिस्सा होना चाहिए, रैली बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो जब भी एसेट एलोकेशन बनाए, 10, 15% आपका गोल्ड का हिस्सा अगर आपके पोर्टफोलियो में है, तो मुझे लगता है कि आप जो है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को उसमें कैप्चर कर लेते हैं। हम्म। सर, जैसे गोल्ड की बात हो ही रही है, तो मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूंगी जो मुझे लगता है बहुत सारे निवेशकों और हमारे ऑडियंस का होगा, और पूछा भी गया है सर बहुत बार जब भी गोल्ड की कोई वीडियोस गई हैं या फिर हमने एक्सपर्ट से बात की है, तो ये सवाल बहुत लोगों का निकल कर आता है कि इस समय डिजिटल गोल्ड बहुत एक इन्वेस्टर्स या फिर कोई, अगर कोई इन्वेस्टर नहीं भी है, एक नॉर्मल यूथ है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट से अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है हमारे, उस पर जाके लोग अप्लाई करते हैं, गोल्ड, डिजिटल गोल्ड में अप्लाई करते हैं, उसमें मंथली, डेली, वीकली इन्वेस्ट करते हैं। सर, आर दे द गुड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दे आर जस्ट समथिंग जो मतलब वर्कआउट नहीं करेगा? आपको क्या लगता है, इज इट अ स्पेस थिंग? क्योंकि सर ये एक तरीके से देखा जाए तो एसआईपी में भी यही होता है। हम एसआईपी में अपना मंथली एक अमाउंट चुनते हैं और फिर उसको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सर, क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं एक तरीके से? बिकॉज ऐसे सवाल बहुत निकल कर आते हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, है, जरूर है। और काफी पॉपुलर हुआ डिजी डिजी गोल्ड, काफी प्लेटफॉर्म ने इसको ऑफर करना शुरू किया।
बहुत बट सारे अगर हैं। आप गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें और डिजी गोल्ड की बात करें तो यस। एक तरफ रेगुलेटेड है, एक तरफ अनरेगुलेटेड है, और इस हम्म। पर सेबी ने भी वार्निंग अभी जारी किया था कि डिजी हाँ, गोल्ड एग्जैक्ट। अनरेगुलेटेड है, तो इस पे हम्म। अगर आप निवेश कर रहे हैं तो जोखिम पूरा आपका होगा। हम्म। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को ये कंसीडर करना चाहिए कि हम्म। एक अनरेगुलेटेड आप जब एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या उसके जरिए के थ्रू कर रहे हैं, ओके, तो क्या, तो उसमें जोखिम पूरा आपका हो जाता है। तो हम्म। उसमें अगर कुछ भी होगा तो फिर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो हम्म। मुझे लगता है कि ऐसे निवेश से जो है इन्वेस्टर्स को बचना चाहिए, हम्म। क्योंकि जहाँ पे और उस तरफ आपको निवेश करना चाहिए जो ऑलरेडी रेगुलेटेड है, उसमें आपका आसान है निवेश करना। जैसे हम गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ईटीएफ की तरफ लेते हैं। तो हम्म। अभी डिजी गोल्ड पे तो मैं इतना ही कहूंगा कि अनरेगुलेटेड है, सेबी ने ऑलरेडी वार्निंग जारी करी है। तो जब तक वो रेगुलेट नहीं हो जाता तब तक जोखिम जो है पूरा आपका है। हम्म। तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं सर, बिल्कुल भी, नहीं, बिकॉज ये। कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए, आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक अभी अनरेगुलेटेड चल रहा है, एक हम्म। ऑलरेडी हाईली रेगुलेटेड है, हम्म। ट्रांसपेरेंट है। हम्म। तो जब एक रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड को हम रियली में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे एक जरिया है कि अगर कुछ होता है तो आपके पास कंप्लेन करने के लिए एक जरिया एक है। जरिया है, लेकिन हम्म। यहाँ पे कोई जरिया नहीं है। हम्म। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे पूरा जोखिम आपका है। तो जब पूरा जोखिम आपका है तो जितना गेन जितना लॉस है वो सब आपका होगा। ओके, एक तो फिर जो ऑथराइज्ड है, है, एक अनऑथराइज्ड है, हम कह सकते हाँ, इस तरीके से कह सकते हैं कि एक हम सीधी भाषा में कहें तो एक रेगुलेटेड है, एक हैं। अनरेगुलेटेड है। अनरेगुलेटेड तो है, हाँ, इन्वेस्टर्स को ये एग्जैक्टली। समझना चाहिए कि भाई अनरेगुलेटेड अगर आप किसी एसेट क्लास में या किसी अनरेगुलेटेड आप उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर जो कुछ भी है वो आपका है, फिर आप कहीं कंप्लेंट नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों हुआ। और ये हम देख चुके हैं क्रिप्टो करेंसीज में, हमने देखा है क्योंकि किस तरीके से हुआ। तो आई थिंक वो चीज निवेशक को ध्यान में रखनी चाहिए। सर, बोला जाए तो ये भी बोल सकते हैं कि जब हम सोना खरीदने जाते हैं तो हॉलमार्क चेन चेक करके ही लेना चाहिए। अगर उसमें हॉलमार्क नहीं है तो वो उसकी कोई रिस्क ही होते हैं, और जो हॉलमार्क है वो सेफ होते हैं। तो एक तरीके से ये दोनों भी चीजें ऐसे ही डिस्प्ले कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल हाँ। ऐसा ही है। एक आपका ऑथराइज्ड हो गया, एक एक अनऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड हो जहां गया। पे आपको रेगुलेटर ने साफ मना कर दिया है कि हमारी तरफ से अभी रेगुलेटेड नहीं है डीजी गोल्ड। तो हम्म। जब रेगुलेटेड नहीं है तो फिर इन्वेस्टर्स क्यों निवेश करना चाहेंगे उसमें, क्यों आपको निवेश करना है उसमें? क्योंकि जहां तक गोल्ड की बात है तो गोल्ड में रिटर्न आपको दोनों में बराबर ही मिलना है। यहाँ भी अंडरलाइन एसेट क्लास गोल्ड है, वहां भी अंडरलाइन एसेट क्लास गोल्ड है। आपको एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म से ज्यादा रिटर्न आपको नहीं दे सकता। तो फिर जब मुझे मेरे पास अंडरलाइन एसेट क्लास एक ही है तो बेटर है कि मैं वहां उस जरिए के थ्रू निवेश करूं जो ऑलरेडी रेगुलेटेड है सेबी द्वारा। हम्म। सर, मेरा अगला सवाल होगा कि जो हाइब्रिड फंड्स है उसने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया है। क्या ये समझना जरूरी है कि आखिर किस तरह के निवेशकों के लिए हाइब्रिड फंड्स जो है सही बैठने वाले हैं और किन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं? इस पर आप क्या क्लासिफाई करना चाहेंगे? जी देखिए, हाइब्रिड फंड अच्छा ऑप्शन है उन निवेशकों के लिए जो एसेट एलोकेशन नहीं कर सकते। आपको नहीं पता है आपको कितना इक्विटी रखना चाहिए, कितना डेट रखना चाहिए। अब मान लीजिए आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप अब कितना इक्विटी रखूं, मैं कितना डेट रखूं, डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए हाइब्रिड फंड बड़ा अच्छा काम करते हैं कि जहां वो एलोकेशन ऑलरेडी फंड ने कर दिया है, तो आपको निवेश करना है। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा आप अच्छा एक्सपोजर चाहते हैं तो इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड होते हैं। और डेट का एलोकेशन उसमें ऑलरेडी होता है, जिसकी वजह से जो डाउनसाइड है वो आपका प्रोटेक्टेड या लिमिटेड हो जाता है जब हम इस हाइब्रिड फंड की बात करते हैं। तो आई थिंक उन इन्वेस्टर्स के लिए हाइब्रिड फंड अच्छा काम करते हैं जो वो एसेट एलोकेशन खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। सर, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा आपसे कि जो अक्टूबर का महीना रहा उसमें म्यूचुअल फंड का जो एयूएम था वो 79.86 लाख करोड़ का रिकॉर्ड हाई बना गया। आपको लगता है कितना सस्टेनेबल रहने वाला है ये? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, जब तक मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं और जब तक इन्वेस्टर्स को कोई दूसरी चॉइस नहीं मिल जाती है तब तक इनफ्लो आपका बना रहेगा। और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे इन्वेस्टर्स जो है इक्विटी मार्केट को समझने लगे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को समझने लगे हैं। इसीलिए आप इन्फ्लो इनको इतना देख रहे हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से कि इन्वेस्टर समझते नहीं है, लेकिन केवल रियल एस्टेट में नहीं मिल रहा है रिटर्न तो इस वजह से यहाँ पे आ रहा है, नहीं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे इन्वेस्टर्स समझने लगे हैं, इंफॉर्मेशन उनको मिलने लगा है। अगर हम छोटी सिटीज में चले जाएं, टायर 2 टायर 3, वहां पे इंफॉर्मेशन पहुंचने लगा है। तो इस
है आपका इन्वेस्टर्स का जो एक ट्रस्ट होता है इक्विटी मार्केट्स की तरफ, वो बढ़ा है। इसीलिए जो है एसआईपी के जरिए हो या किसी और के जरिए, ये जो इन्फ्लो है मार्केट्स में, ये लगातार आ रहा है। हम्म। सर मेरा सवाल एक ये भी रहने वाला है आपसे। आपने हाइब्रिड फंड्स के बारे में हमने अभी बात की, आपसे जाना कि किन निवेशकों के लिए सही बैठेगा, किन के लिए नहीं। सर एक लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड निवेशक अभी क्या करे सर? इस वॉलेटाइल मार्केट के सिनेरियो में क्या करना चाहिए? और जो लोग डेट फंड्स या फिर शॉर्ट टर्म फंड्स में निवेश करते हैं उनको क्या करना चाहिए सर? ये दोनों सवाल है मेरे, इनका सर आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आपने ऑलरेडी गोल के साथ लिंक कर रखा है, तो मुझे हम्म। नहीं लगता कि यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। हाँ, आप एसेट एलोकेशन को रीलुक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका एसेट एलोकेशन अभी भी सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या पहले जैसे आपने डिसाइड किया था वैसे, तो वहां पे जरूर बदलाव की जरूरत हो सकती है। या फिर आप का जो है पोर्टफोलियो, आपके अच्छे फंड्स नहीं है, या कुछ फंड्स को आप निकालना चाहते हैं कुछ और तो उस तरह की रीबैलेंसिंग स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं। हम्म। लेकिन उसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और आपका गोल अभी बहुत दूर है, तो आप बने रह सकते हैं। हाँ, अगर आपका गोल बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मे बी 3-4 साल के बाद है, तो फिर आपको स्ट्रैटेजी सोचना पड़ेगा कि मेरे को अभी ग्रोथ बहुत अच्छा मिल गया है, तो क्यों ना मैं पैसे को जो है धीरे धीरे करके निकालना शुरू कर दूं अपने गोल के लिए, क्योंकि 3 या 4 साल के बाद मुझे गोल मीट करना है। तो आपके गोल होराइजन के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बनेगी। जहां तक डेट फंड की बात है, देखिए वो शॉर्ट टर्म फंड की हम बात करें तो उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आपने उस ऑब्जेक्टिव के साथ रखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है, या मुझे वहां से इक्विटी की तरफ मूव करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलग है, होराइजन अलग हो सकता है। शॉर्ट टर्म फंड मैंने 3 साल के लिए किया हो, इक्विटी मार्केट में 10 साल के लिए कर रहा हूँ, तो मैं रियली में कंपेयर नहीं कर सकता। तो शॉर्ट टर्म फंड में जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर उन्होंने करा हुआ है, तो मुझे लगता है अगर वो गोल के साथ लिंक है तो उनको बने रहना चाहिए वहां पे। केवल इक्विटी मार्केट परफॉर्म कर रहा है, तो वो 3-4 साल के लिए अगर आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे निवेश कर दूं बदल के इक्विटी मार्केट में ले आऊं, तो गलत स्ट्रैटेजी हो जाएगी, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगले 3-4 साल में इक्विटी मार्केट्स कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। हम्म। सर एक ना बहुत कॉमन सवाल होता है जो हम बहुत बार सोशल मीडिया पर भी देखते हैं। जो कोई यंगस्टर है, जेंजीज हैं, आजकल जेंजीज का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रखा है। जो लोग हैं उनके, जो निवेशक जो अभी भी इन्वेस्टमेंट में घुसे हैं, उनका ये कहना होता है कि एसआईपी, कुछ कहते हैं एसआईपी इज अ मिथ, कोई कहते हैं एसआईपी इज समथिंग इज अ मैजिक। सर तो एज अ एक्सपर्ट आप क्या कहना चाहेंगे कि एसआईपी इज अ मिथ इन योर आई और एसआईपी इज अ मैजिक फॉर द इन्वेस्टर्स? मतलब वो कैसा काम करता है आने वाले समय में? लोग कहते हैं आप एसआईपी करिए, 1 करोड़ का फंड बन जाएगा। सर डू यू थिंक कि इन्फ्लेशन जिस तरीके से राइज अप हो रहा है, अभी से रिटायरमेंट को 1 लाख इन्वेस्टमेंट पे, हजारों की इन्वेस्टमेंट पे हम करोड़ों का अपना रिटायरमेंट प्लान अभी सुटेबल कर लेते हैं, लेकिन सर जिस तरीके से हम भूल जाते हैं कि इसके अंदर और अदर फैक्टर्स आर आल्सो इन्वॉल्व लाइक इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशंस। सो सर आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? व्हाट इज एसआईपी फॉर यू? देखिए, ये डिबेट चलती रहती है, और हम्म। अब एसआईपी क्यों अच्छा है? एसआईपी इसलिए अच्छा है कि आपको जरिया मिलता है शेयर बाजार में निवेश करने का, हम्म। उसमें पार्टिसिपेट करने का। तो अगर शेयर बाजार 15 साल में वर्क करेगा, तो मुझे नहीं लगता कोई रीजन है कि मेरे एसआईपी में रिटर्न नहीं आएगा। हम्म। तो मेरे एसआईपी में भी रिटर्न आएगा, और मैं कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाऊंगा, क्योंकि मैं जो है शेयर बाजार में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। हम्म। अब एसआईपी मिथ है। मिथ इसलिए नहीं है क्योंकि एसआईपी एक ऑप्शन है। देखिए, एसआईपी एक ऑप्शन है, शेयर बाजार में आप लमसम भी निवेश कर सकते हैं, आप रेगुलर भी कर सकते हैं। तो एसआईपी आपको एक ऑप्शन देता है हम्म। उन इन्वेस्टर्स के लिए जो जिनके पास लमसम मनी नहीं है, सैलरीड इंडिविजुअल है, वो मंथली कैश फ्लो ही निकाल सकता है, लेकिन वो पार्टिसिपेट करना चाहता है क्योंकि उसको इन्फ्लेशन को बीट करना है, लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेट करना है। तो हम्म। एसआईपी एक बहुत अच्छा जरिया है उसके लिए शेयर बाजार में पार्टिसिपेट करने का। हम्म। एसआईपी आपको रिटर्न नहीं देता है, आपको रिटर्न वो अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट देता है जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। तो हम्म। अगर अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट अच्छा वर्क करेगा, तो मेरे को एसआईपी ऑप्शन में मुझे रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मैंने उसे नियमित निवेश किया है। तो अब वो नियमित निवेश के दूसरा क्या जरिया है? दूसरा जरिया होता है कि मैं आज सारा लमसम अमाउंट डालूं, पर कितने निवेशकों के पास वो लमसम रहता है?
एग्जैक्टली। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई रियली में डिबेट है कि मिथ है या क्या है। मुझे लगता है एसआईपी वर्क करता है, एक ऑप्शन है। आप नहीं, आप लमसम डाल सकते, रेगुलर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको डिसिप्लिन बना रहे। एक तो डिसिप्लिन बहुत अच्छा क्रिएट करता है, ऑटोमेटिक डेबिट हुआ, पैसा निवेश हो गया एसआईपी में। तो वो जो डिसिप्लिन जो आप नहीं बना पाते हैं नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारे खर्चे हैं और भी गोल्स हैं, तो वो डिसिप्लिन बन जाता है। और आप शेयर बाजार में आप पार्टिसिपेट करते हैं, उस मार्केट में आप पार्टिसिपेट करते हैं जो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देगा, जो आपको इन्फ्लेशन बीट करके आपको रिटर्न देगा। तो मुझे लगता है कि एसआईपी एक अच्छा ऑप्शन है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, अगर वो नियमित रूप से निवेश करके शेयर बाजार में पार्टिसिपेट करना चाहता है। सर मतलब एसआईपी जो है हमें बेनिफिट्स देता है इन्फ्लेशन से फाइट करने का, रिस्क बेयर करने का, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने का, और कंपाउंडिंग में अपना लाभ आगे पाने का। तो क्या यही वजहें हैं कि अब एफडी और आरडी से लोग हट के एसआईपी को ज्यादा महत्व देने लग गए हैं व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट इन डूइंग इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स और स्टार्टिंग देयर इन्वेस्टिंग जर्नी? जी हाँ, ये हुआ है। क्योंकि एफडी और आरडी की हम बात करें, अब रिकरिंग डिपॉजिट लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी करते हैं, 8-10 साल के लिए भी रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं। हम्म। और जो भी इनकम मिलता है उसमें वो आपका इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स होता है। अब अगर कोई 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो जो भी इंटरेस्ट मिला वो टैक्सेबल होगा। हम्म। और अगर इंटरेस्ट रेट डाउन जाएंगे तो एक्चुअल में आपको अर्निंग शायद इन्फ्लेशन से भी कम होगी उसमें। हम्म। मैं अगर 7% का इंटरेस्ट मुझे अगर मिलता है और 30% का मैं अगर टैक्स भरूंगा उस पर, तो मेरी जो अर्निंग होगी वो बहुत ही कम होगी। तो एग्जैक्टली। जरूर है, आई थिंक वो इन्वेस्टर्स देखने लगे हैं कि एक्चुअल अर्निंग मुझे क्या हो रहा है। और इसीलिए हम थोड़ा सा शिफ्ट देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल डिपॉजिट से जो है इन्वेस्टर्स एसआईपी की तरफ मूव कर रहे हैं, एसआईपी के जरिए निवेश करने का मूव कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कितने इन्वेस्टर्स इसमें से 10 साल के होराइजन के लिए निवेश कर रहे हैं, क्योंकि एसआईपी का एक डाटा हमेशा आता रहता है कि 2 साल के बाद काफी इन्वेस्टर्स ने एसआईपी स्टॉप कर दी। तो वो एक जरूर कंसर्न है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि धीरे धीरे इन्वेस्टर्स जो है वो रियलाइज कर रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो आपका ऐसे एसेट क्लास में होना चाहिए जो आपको इन्फ्लेशन और टैक्सेस दोनों को एड्रेस कर सके। बेसिकली एसआईपी इज अ डोर की फॉर म्यूचुअल फंड्स, ये भी कह सकते हैं सर, क्योंकि उसके अंदर हम ऑप्शन है, म्यूचुअल। एसआईपी एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। आप एसआईपी इक्विटी में भी कर सकते हैं, डेट में भी कर सकते हैं, गोल्ड में भी कर सकते हैं। तो एसआईपी इज एन ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर्स जिनके पास लमसम नहीं है, मंथली या क्वार्टरली पीरियोडिक ही वो सेव कर सकते हैं, और वो डिसिप्लिन के साथ सेव करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सर इट्स द एंड, मेरे यही सवाल थे जो मैं चाह रही थी। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके सवाल होते हैं जो मैंने आज कलेक्ट करके आपसे पूछे। बहुत सारे सवाल होते हैं एसआईपी से जुड़े हुए जो उन्हें नहीं समझ आता है कि अभी किस पे शिफ्ट हो, बिकॉज ट्रेडिशनल वेज जो थे वो लोगों को ज़्यादा भरोसेमंद लगते हैं क्योंकि वो बहुत सालों साल तक चले आए हैं। अभी एसआईपी का दौर चल रहा है, सबको लगता है ये एक ट्रेंड है या फिर ये एक अप टू द मार्क रहेगा या ओवर शैडो करेगा सबको, या फिर ये कोई बबल तो नहीं। लेकिन जिस तरीके से SWP, SIP दे आर राइजिंग देयर स्टैंडर्ड्स, तो ये सेफ हो रहे हैं, इवन दे आर ऑथराइज्ड ऑल्सो, एंड वी आर मोर इनटू म्यूचुअल फंड्स। इनके वे से हम म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा जा पाएंगे, जान पाएंगे, रेदर देन ट्रेडिशनल वे से करने पर। सर दैट्स इट, हमारे इन्वेस्टर्स के यही सवाल थे, हमारे ऑडियंस के यही सवाल थे जो मैंने आपसे पूछे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर थैंक टाइम यू। सर। मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड में फायदे के फंड में, नए सवालों के साथ, और एक नई उसके उमंग के साथ आपसे मिलेंगे सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू।